हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स। ठीक है। और अभी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत कम दिन बाकी है मैथ्स का। तो उसमें क्या करना है कि मैथ्स के अभी प्रॉपर फुल रिवीजन करनी है। उसके भी मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट मेन फार्मूला वगैरह है वो सारे मैंने डाल रखे हैं पहले भी, और बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं और डाल दूँगी साथ के साथ। अभी पूरा केमिस्ट्री फिज़िक्स हो गया है तो उसको रिवाइज़ कर लेना है, लेकिन अभी डेली मैथ्स पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। प्लस इसके साथ जब टाइम मिलता है या फिर सैचुरेशन वही आ जाता है, मतलब मैथ्स करने के लिए मन नहीं कर रहा है, तब ये बायोलॉजी की डायग्राम्स ये मैंने लास्ट के लिए रखी हुई थी डायग्राम्स, क्योंकि मैथ्स के साथ इसको करना इजी रहता है। क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी बाकियों के कंपैरिजन में इजी लगती है ना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहले थोड़ा ये आर एनवायरनमेंट इस चैप्टर का कर लेते हैं आज। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है फूड चेन। ठीक है। तो हमारे नेचर में ये जो फूड चेन है एग्जिस्ट करती है, इकोसिस्टम वगैरह है उसके पहले हमारे टॉपिक, जो इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है और बायोटिक एबायोटिक के बारे में बताया गया है, वो एक बार रीड कर लेना है। डायग्राम्स में से मेनली काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाएगा, इनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, या ये पूरा ये डायग्राम ही बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे ब्लैंक करके बॉक्स बना दिया कि इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे मीन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा। तो ये वाली फूड चेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फूड चेन में क्या होता है कि एक से जो नेक्स्ट लेवल पे मीन्स ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, इनको आगे खाने वाले कौन से, और इनको क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको आगे ये खा रहे हैं तो ये कौन से होंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, जितने भी सारे हैं। तो आगे आगे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये मीन्स सक्सेसिव वाले एक दूसरे को ये खा लेते हैं, मीन्स उनका ये फूड होता है। तो हमारा पूरा नेचर में फूड चेन एक दूसरे पे खाने के लिए सब लोग डिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये ए वाली एक ये दी हुई है, ये यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। और ये वाली बी वाली दी हुई है, ये जो फूड चेन हमारे पास ये कहाँ होती है, ग्रास लैंड के अंदर, मीन्स जहाँ पे बहुत सारी घास हो। यहाँ पे घास की, यहाँ पे पेड़ हो जहाँ पे। ठीक है, ये स्मॉल प्लांट्स के लिए मीन्स ग्रास के लिए। और ये वाली हो जाती है ये हमारी पॉन्ड के लिए। हमारी ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में भी आया गया है, ये पूछा है कि ग्रासलैंड की और पॉन्ड की और फॉरेस्ट की तीनों की अलग अलग फूड चेन बनाओ। ये इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम में मेन पॉइंट यही बताया है कि ये फूड चेन्स हैं जो हमारी फॉरेस्ट की अलग है, और उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ये टोटली सारे अलग है। ठीक है। और ग्रासलैंड वाली ये वाली अलग है, इसमें थोड़े स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आ गए। और पॉन्ड के अंदर ये वाली अलग है, पॉन्ड, या फिर इसको बोल देते हैं एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक फूड चेन। उसके अंदर जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं वो आएंगे, और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और फाइनली इनको ये खा लेता है लास्ट वाला। ठीक है, ये तो बर्ड है। तो ये हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखनी है अच्छे से। जो ए में है वो हमारी कौन सी है, फॉरेस्ट की। ठीक है। और बी में कौन सी है, हमारी ग्रासलैंड की। और हमारी सी में कौन सी है, ये पॉन्ड की, या फिर इसको बोल देते हैं एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है, एक्वेटिक फूड चेन। और इनको क्या बोला जाता है, ये मीन्स ईच, यहाँ पे ये हमारे पास ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, उनको ऊपर खाने वाले मीन्स सक्सेसिव, ये जो ऊपर एक एक जो पूरा ये लेवल है उनको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। इसकी ये नेक्स्ट डायग्राम है हमारी ये वाली। इसमें क्या है, हमारे ट्रॉफिक लेवल्स मीन्स प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे। ठीक है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। मीन्स ये खाना अपना ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर प्लांट्स आ जाएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। उनको खाने वाले कौन से होंगे, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, और उनके ऊपर कौन से होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे ये इसका कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं, ये हमारे कौन से प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसमें ले लेते हैं, ये प्रोड्यूसर है हमारा। ठीक है, और उसके साथ ही इनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये प्रोड्यूसर में कौन सा आएगा हमारा इधर इसके पास। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से बनाया है कि ये हमारा ग्रास, ये ग्रास होपर, ये फ्रॉग,
और ये हमारा स्नेक, फिर ये ईगल। ठीक है, तो ये हमारा ग्रास किस में आएगा, प्रोड्यूसर्स में, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आएगा ग्रास होपर, प्राइमरी कंज्यूमर जिसने इसको खाया। सेकेंडरी कंज्यूमर में ये दोनों में से एक आ सकता है कि ये पहले फ्रॉग आएगा, ठीक है, फिर स्नेक आएगा उसके बाद हमारा। ठीक है, तो ग्रास होपर, फ्रॉग एंड देन स्नेक, ये भी इसके अंदर आ सकता है। मीन्स एक ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईगल, या फिर इसको ये भी डायरेक्टली ये ले लेते हैं, चलो इसको यहाँ से हटा के अगर हम स्नेक को ही इधर ले लें कि ये हमारा स्नेक यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हुआ, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसकी हमारे पास डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि डिफाइन ट्रॉफिक लेवल्स, इसको डिफाइन करना है। तो इस डायग्राम में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम, ठीक है, कि हमारे पास जो एक लेवल पे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑफ सेम काइंड, और वो नेक्स्ट के लिए जैसे हमारा सबसे पहले हमारा ये ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म सेम, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और नेक्स्ट इसका हमारा आ जाता है कि हमारे पास अगर मान लो ये पूरा ट्रॉफिक लेवल है, एक हम 3 वाला बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये वाले हम ऑर्गेनिज्म बीच में, मीन्स ये वाले जो अगर इनको अगर हम किल कर दें, कि इनको या रिमूव कर देते हैं, चलो रिमूव कर दिया इनको अगर हमने, तब हमारे पास क्या बनता है कि जो ऊपर वाले होंगे, इसके जो ऊपर के ट्रॉफिक लेवल के होंगे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मतलब हंगर में हंगरी रह जाएंगे। ठीक है, हंगरी रह के वो क्या होगा, उनकी डेथ हो, हंगर से उनकी क्या हो जाएगी, हमारी ये डेथ। ठीक है, और नीचे वाले क्या होंगे, इनके पास अगर इसको रिमूव कर दिया तो ये वाले थे जो वो इनको खाते थे, तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, ऊपर वालों की, इनकी हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाला कोई बचा नहीं ना है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि अगर कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल हम यहाँ से रिमूव कर दें तो उसके ऊपर वाले भूख से मर जाएंगे, और उस क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, और उनके नीचे वाले की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ से फ्रॉग को ख़त्म कर दिया, तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो स्नेक है उसको खाने के लिए पूरे की पूरी पॉपुलेशन फ्रॉग की हमने ख़त्म कर दी, तब हमारे पास जो स्नेक होगा उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भूख के मारे मर जाएगा। और जो नीचे वाला जो हमारे पास ये ग्रास होपर्स हैं, मीन्स इसको अगर किल किया तो हमारे पास ग्रास होपर को खाने के लिए कौन था, फ्रॉग था, फ्रॉग लेकिन हमारे पास बचे ही नहीं है, तो हमारे पास जो ग्रास होपर्स हैं उनकी पॉपुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ग्रास होपर्स उनको पूरा खाने के लिए कोई नहीं है, और इनके लिए इनको भूख, मतलब ये भूख के मारे मर जाएंगे, और इनको वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हर एक ट्रॉफिक लेवल हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। मींस एक ट्रॉफिक लेवल को रिमूव कर देंगे तो पूरा हमारे पास फूड चेन है वो पूरी डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 2-3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो अच्छे से याद करने। कई बार ये भी बनाने के मतलब बना के आ जाता है, ऐसे ब्लैंक करके एक बीच में खाली दे दिया कि यहाँ पे बताओ कौन सा होगा, तो यहाँ आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ये फूड वेब। इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन ये होगी कि बहुत सारी जो फूड चेन्स है वो आपस में इंटरलिंक कर जाती है, कि जैसे हमारे पास ये ग्रास थी, ठीक है, उसको पहले तो ये बर्ड्स खा रहे थे, लेकिन उस ग्रास को कभी कभी फ्रॉग भी खा लेता है, ठीक है, उस ग्रास को ये हमारा रैट भी खा लेगा। ठीक है, तो मीन्स एक फूड चेन तो हमारे पास ये वाली थी, हमने अभी ऊपर पढ़ी है, तो इन्हीं के आगे मीन्स सब पार्ट्स इसको कोई और खाने वाले, यहाँ पे एक और अलग फूड चेन बन गई, यहाँ पे एक अलग बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग फूड चेन बन जाएंगी, मीन्स अलग अलग फूड चेन्स जहाँ पे आपस में इंटरलिंक कर रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना इनकी आपस में। मीन्स स्नेक को ईगल भी खा सकती है, और स्नेक को ये पीकॉक ये भी खा सकता है। तो हमारा ये क्या हुआ, फूड वेब। ये भी इसमें से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो मीन्स ये बनाने के लिए तो नहीं आता है, कभी ब्लैंक करके पूछ ले लेंगे कि बीच में किसी में ऐसे खाली स्पेस छोड़ दिया कि इसके बाद क्या होगा, और बीच में या फिर यहाँ पे इनके नाम लिख के छोड़ देते हैं, तो बीच में कोई स्पेस ब्लैंक होगी। ठीक है, या कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वो भी याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारी आती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे हमारा क्या है कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी का फ्लो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, सनलाइट है, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। मीन्स सनलाइट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। इसकी एक एग्जांपल मैं देख के ऐसे बता देती हूँ कि 10% लॉ है जो हमारा, वो एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तो ये उस साइड में दिया हुआ है लेफ्ट पेज पे कि 10% लॉ है हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। ये इसी के ऊपर काम कर, फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा कैसे होता है, ये 10% लॉ पे बेस्ड है। कैसे, ये मैं पहले डायरेक्टली ऐसे समझा देती हूँ कि अगर इसके पास हमारी एनर्जी आती है 1 लाख, ठीक है, जूल्स या किलो जूल्स उसकी एनर्जी हो जाती है, चलो जूल्स इसकी यूनिट होती है, तो 1 लाख जूल एनर्जी है, तो इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा। मीन्स 10% के लिए 10/100, जब परसेंट हटाते हैं तो हमारा ये नीचे हटा के 100 बन जाता है ना, तो इंटू यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, ये 1 लाख, ठीक है। तो ज़ीरो से हमारा ये ज़ीरो कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, 3 ज़ीरोज़ ये और एक ये, तो 1 के साथ हमारी 4 ज़ीरो, मीन्स 10,000 बच गया हमारे पास ये। तो हमारे पास इसके प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 10,000, ठीक है। इसका फिर आगे 10% और कर लो, इसका 10% करेंगे 10/100, तो इसके पास क्या बचेगा हमारा 1,000, ठीक है। इसके पास हमारी बचेगी, जाएगी कितनी एनर्जी जाएगी, 1000 जूल। तो मतलब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 ज़ीरो थे, यहाँ पे 4 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो आई है, तो यहाँ पे 100 आएंगी, मीन्स 2 ज़ीरो, यहाँ पे 10, मीन्स ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कितनी एनर्जी बच जाती है, बहुत कम, ठीक है, बिल्कुल कम एनर्जी बच जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिलती है, मीन्स सनलाइट से जो भी एनर्जी आती है सबसे ज़्यादा हमारी प्रोड्यूसर्स को, मींस प्लांट्स वगैरह को मिलती है, ठीक है। उसके आगे मिलेगी जो उनके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को खाने वाले हैं। मींस एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, मींस वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो खाएंगे उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मींस उनके अंदर ये मैंने एग्जांपल लिया है कि इनके पास हमारी 10,000 एनर्जी है अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने वाला, जैसे आगे किसी ने फ़िश या हैन कुछ खाया, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 1000 जूल। फिर आगे अगर मान लो किसी ह्यूमन बीइंग ने प्लांट खाया, मींस वेजिटेबल फ्रूट्स खाया, उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और उस मींस अगर किसी ने हमारे पास फ़िश खाई या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म और खाया तो उसको 1000 जूल एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर मान लो जैसे उस ह्यूमन की डेथ होने के बाद उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, तो वो कार्निवोरस में आएंगे, तो उसके पास और कम एनर्जी जाएगी। 100 जूल मीन्स हमारी आफ्टर डेथ हमारी बॉडी में से उसको 100 जूल ही जाएगी। उसके बाद उस बैक्टीरिया को जो आगे खाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास प्रोड्यूसर्स को अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम करें तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो यही हमारा 10% लॉ भी होता है, ठीक है। मीन्स इस पूरे के साथ ये हमारा पूरा 10% लॉ हम समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेती हूँ, ठीक है। मीन्स ये एक्वेटिक प्लांट्स मान लेते हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उसको अगर फ़िश ने खाया, फ़िश को अगर ह्यूमन ने खाया, ठीक है, उस ह्यूमन को आफ्टर डेथ किसी बैक्टीरिया ने उसकी बॉडी पे लग गए, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देती हूँ मैं यहाँ, और वो कॉमन टर्म हो जाएगी सबके लिए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो मतलब हम मेरे पास ये बता रही हूँ कि सन के पास से अगर हमारे पास इतनी एनर्जी आती है, एक्वेटिक एंड प्लांट्स के पास इतनी एनर्जी जाएगी, उसको अगर फ़िश ने खा लिया तो फ़िश के पास इतनी एनर्जी, अगर फ़िश को ह्यूमन ने खा लिया उसके पास 100 जूल जाएगी। फिर उसके आफ्टर डेथ अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई मीन्स ज़िंदा होते तब भी बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहते हैं ना बॉडी पे, तो उसके पास 10 जूल एनर्जी जाएगी। अगर कोई ह्यूमन मान लो डायरेक्टली यहाँ से, ये ह्यूमन बीइंग यहाँ से डायरेक्टली
अगर प्लांट को ही खा लेता है तो उसको हमारे पास कितनी एनर्जी जाएगी डायरेक्ट वे में? डायरेक्ट में उसके पास यही जाएगी जितनी प्लांट्स से, मीन्स इसके पास जाएगी ये इसका 10% करके 1000 जूल। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि अगर प्लांट्स खाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये नेचर में एग्जिस्ट ही इस तरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर कैसे बनती है हमारी? O2 वो यूवी लाइट जब आती है तो वो O+O ऑक्सीजन को दो इसमें ब्रेक कर देती है। फिर नेचर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है, फिर इनमें से एक O उस ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनती है हमारी? ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में ये इक्वेशन पूछी है। तो ये NCERT की ही लाइंस भी है कि जैसे भी ओजोन हायर लेवल पे प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में और यूवी रेडिएशंस जो अर्थ पे आती है उनको ये आने नहीं देती। ठीक है, मींस ओजोन लेयर है वो हमारी यूवी रेडिएशंस को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। और उसमें क्या होता है कि रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर वो एक्ट करती हैं, तो उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होके ये दोनों बनते हैं। फिर ये दोबारा किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? ये हमारा O3 मीन्स ओजोन। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक और चीज़ इसमें है, उसकी कोई डायग्राम नहीं है, वो एक एक्टिविटी में या एक लाइन में मेंशन्ड है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होती है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और बाकी इस चैप्टर में एज सच ठीक है, ये वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की है। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये लॉ ऑफ जो एनर्जी का 10%, ये जो लॉ है इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या हो रही है हमारी? कम हो रही है। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएंगे हम, अपर ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या होगा? एक्यूमुलेशन जो है बॉडी के अंदर होने लगती है। मीन्स क्या होता है ये कि इन अपर ट्रॉफिक लेवल्स, जब हम ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स में जाते जाएंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स में हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो अगर हमने कोई क्रॉप के अंदर अगर हमने कुछ जैसे मान लो हमने पेस्टिसाइड डाला फॉर एग्ज़ाम्पल, मीन्स कुछ पेस्टिसाइड हमने क्रॉप में डाला है। ठीक है, हमारी क्रॉप थी ये, क्रॉप्स के अंदर हमने क्या किया? हमने ऐड किया उसमें पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स ऐड करने के बाद फिर उस क्रॉप को कंज्यूम करने वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, क्रॉप को क्या किया? कंज्यूम। क्रॉप को जिसने क्रॉप को कंज्यूम किया उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? पेस्टिसाइड्स क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रॉप के अंदर हमने क्या? पेस्टिसाइड डाला, तो उस क्रॉप को जिसने खाया तो ये क्रॉप की बॉडी के अंदर ये पेस्टिसाइड जा चुका था। फिर उस क्रॉप को जिसने खाया उसकी बॉडी के अंदर भी ये पेस्टिसाइड जाएगा या केमिकल, क्योंकि पेस्टिसाइड्स केमिकल्स ही तो होते हैं ना। तो फिर वो इस क्रॉप के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। फिर जिसने वो क्रॉप खाई उसकी बॉडी में भी वो कुछ मात्रा चली गई, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसको जिसने खाएगा उसमें भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में जो बायोमैग्निफिकेशन मतलब इसके नाम में ही है, बायो मीन्स कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट या केमिकल, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? बड़ा होना, मैग्नीफाई होना। ठीक है, तो मीन्स मैग्नीफाई हो जाता है ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते करते। ठीक है, इस मीन्स केमिकल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती। इसकी एग्जाम्पल एक दी हुई है इसमें, थिनिंग ऑफ बर्ड एगशेल, NCERT में ये एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे DDT की एग्जाम्पल दी जाती है, ये एक पेस्टिसाइड है, केमिकल है, ये क्रॉप के अंदर डाला गया था। ठीक है, तो क्रॉप्स के अंदर इसको डाला जाता था, फिर क्या होता था कि बर्ड्स इसको क्रॉप को खा लेते थे। ठीक है, मीन्स उस क्रॉप को किसने खाया? बर्ड्स ने। ठीक है, तो
ये जो DDT वाला केमिकल था तो वो क्रॉप में गया, ठीक है। क्रॉप के बाद वो बर्ड की बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो गया। बर्ड के बाद बर्ड ने क्या किया, एग ले किए, ठीक है। एग ले करने के बाद क्या होता है कि थिनिंग हो जाती है उनकी एग के शेल की, तो वो मीन्स प्रीमेच्योरली क्या हो जाएंगे, वो हैच हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स वो एग शेल जो था वो क्या हो जाएगा, उसका थिन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उसकी क्या हो जाएगी, थिन एग शेल, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा कि थिन एग शेल होगा तो हमारा जो एग है वो क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा बिफोर टाइम, ठीक है। तो हमारा एग क्या हो जाता है, बिफोर टाइम वो हैच हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि जो डेथ हो जाती है हमारे उसकी, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म मीन होता है। तो इससे क्या हुआ कि मीन्स हमने जो भी पेस्टिसाइड ऐड किया था तो उसकी मात्रा यहाँ पे जैसे जैसे, अगर मान लो यहाँ पे हमने डाला था ये 10 मिलीग्राम, यहाँ पे हो जाएगा ये 10.5 मिलीग्राम, इसके तक पहुँचते पहुँचते हो गया अगर 11 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि मीन्स इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ती जाती है, क्योंकि ये बर्ड ने क्या करता है, एक क्रॉप थोड़ी खाई होगी, क्या पता इसमें 10.5 हो, किसी और क्रॉप में और ज़्यादा हो, तो इसने ज़्यादा अलग अलग क्रॉप्स में से कंज्यूम करके इसकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर आगे ये जो एग में गया है, एग में मान लो ये हमारा 12 मिलीग्राम हो गया होगा, तो उससे क्या होता है, उसकी थिन हो गई एग शेल, और वो जल्दी बिफोर टाइम हैच हो जाते हैं, और जो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पल रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इससे पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म होने का खतरा भी रहता है। इसीलिए ये जो हमारे पास DDT या और बाकी जितने भी हमारे क्या ये पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ नहीं करने चाहिए, या कम से कम यूज़ करने चाहिए, या करना ही नहीं चाहिए। आजकल ऑर्गेनिक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो वो इसी वजह से हो रहा है कि और भी बहुत सारी, ये तो मैंने बर्ड की एग्जांपल दी, ये हमारी बॉडी में भी आजकल ऐसा हो रहा है कि जो अगर हम कोई जो एग खाते होंगे, तो अगर उन क्या पता हमने उस, ये तो बर्ड की बात होगी, ठीक है, सेम उसने क्रॉप खाया या उसके अंदर क्या पता DDT के बजाय और कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, तो वो इसके एग के अंदर चला गया, तो फिर अगर बाई चांस इस एग को ही किसी ने खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, वो पेस्टिसाइड। ये एग की बात नहीं, ये प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। अगर मान लो ये क्रॉप ही किसी ने कंज्यूम की तो यहाँ 10 से 10.5 भी तो बड़ा है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख सकते हैं कि एनर्जी क्या होती थी हमारी, एनर्जी जो भी ये होगी हमारी क्या होगी, ऊपर ऊपर जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। और हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है कि केमिकल जैसे जैसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाते जाएंगे तो उसकी अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर में बस इतना ही था, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस भी इसी में कवर हो गए हैं इसके, तो ये पूरा अच्छे से ध्यान से करना है। कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और प्रॉपरली अच्छे से तैयारी करो सारी, और कोई भी डाउट हो तो यू पीपल कैन आस्क। मैथ्स साइंस अब दोनों अच्छे से करने हैं, ठीक है। साइंस मीन्स मैथ्स का पेपर है तो मेनली तो वही करना है, अब साथ में बायो थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है तो दोनों कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा देर लेकिन मैक्सिमम मैथ्स ही अभी फोकस करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।